आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग बीपीएससी से आयोजित होने वाले 6 से 8 तक के लिए हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हल। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। हिंदी पत्रिका का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में एक पत्र प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड पत्र प्रकाशित हुआ था। और यह उदंत मार्तंड पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से, जिसके संपादक जुगल किशोर जी थे। जुगल किशोर जी इस पत्र के संपादक थे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु रिक्त स्थान के लिए आपको बताना है के लिए जाने जाते हैं, इस खाली स्थान में क्या भरा जाना चाहिए? तो आप जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं पलटू बाबू रोड, मैला आंचल परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे जैसे इनके उपन्यास काफी चर्चित उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो नाटक संग्रह और दूरदर्शन नाटकों का सृजन करने वाले रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं। इन्होंने चंदन वन और उतार चढ़ाव, सीढ़ियां और अंधेरा, चक्करदार सीढ़ियां और अंधेरा जैसे रेडियो नाटक, वहीं युगावतार, नुक्कड़ और चढ़त न दूजो रंग जैसे दूरदर्शन नाटकों की रचना अमृतलाल नागर ने की। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं शैली की दृष्टि से मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं निबंधों की, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। तो सकारात्मक विकल्प इसमें से सी को चुना आपने, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न, कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। इस रचनाकार की पंक्तियां हैं, किसकी काव्य पंक्तियां हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की प्रसिद्ध कवियत्री, जिन्होंने त्रिधारा और मुकुल जैसे काव्य संग्रहों की रचना की और बिखरे मोती एवं मुकुल के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया, तो वह प्रयागराज में जन्मी 1904 ईस्वी की सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठवां प्रश्न, हल्दी घाटी 1937 से 39 ईस्वी की यह काव्य रचना निम्नलिखित में से किस रचनाकार की है? तो आप जानते हैं यह भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के ही रचनाकार हैं और राणा प्रताप पर केंद्रित यह रचना लिखी गई है उस रचनाकार के द्वारा जिसने जौहर और तुमुल जैसे रचनाओं की रचना की। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया श्याम नारायण पांडे, तो विकल्प ए को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सातवां प्रश्न, कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। महादेवी वर्मा जी पद के साथी जो संस्मरण है इनके द्वारा लिखा गया, उसमें 11 समकालीन साहित्यकारों को संकलित किया है, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी नहीं हैं, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न, कि गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यह अर्धाली जो है कुछ इस प्रकार है कि
सुरतीय नरतीय नागतीय सबके मन यस होय। यह पहली लाइन है इसकी। सुरतीय नरतीय नागतीय सबके मन यस होय। यह पंक्ति थी, यह अर्धाली तुलसीदास की है। तुलसीदास और रहीमदास के बीच एक पत्राचार होता है और उस पत्र के जवाब में रहीमदास लिखते हैं कि गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तो किसी को पैसे की जरूरत होती है, अर्थ की जरूरत होती है, उसके लिए जो है वह अपना लेटर लिख करके देते हैं तुलसीदास जी और कहते हैं कि जाइएगा यह पत्र जो है रहीमदास को दे दीजिएगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सुरतीय नरतीय नागतीय सबके मन यस होए। तो उसी के लिए जवाब में लिख दिया था, उसी पत्र के जवाब में, कि गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हो। आइए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 9वां प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? शुक्ल जी के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो आप जानते हैं 1501 ईस्वी की, 1501 ईस्वी की लिखी गई रचना कौन सी? मृगावती। यह शुक्ल जी के अनुसार पहली प्रेमाख्यानक रचना मानी जाती है और इसके लेखक थे कुतुबन। कुतुबन इसके लेखक थे और कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान जो थे, शेख बुरहान, अक्सर यहां से प्रश्न आया है, तो शेख बुरहान के शिष्य थे, यह भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि केशव कही न जाई का कहिए। इन पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है और केशव से केशवदास लगाने की गलती मत करिएगा। केशव से कुछ लोग मार देते हैं ट्रिक, तो यह ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। याद रखिएगा कि यह रचना विनय पत्रिका से अवतरित पंक्ति है, विनय पत्रिका से अवतरित तो यह विनय पत्रिका से अवतरित पंक्ति है और विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अवधी, ब्रज और संस्कृत जैसे सभी भाषाओं में रचना की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। 11वां प्रश्न कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, अज्जा की ज्योति बरे दिन राती। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का जवाब रैदास को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प सी। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी का जनक पूछा जा रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि एकांकी सम्राट के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त राम कुमार वर्मा जी को आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है, जिनके एकांकियां जो है नाट्य विधान को ध्यान में, पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं और बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। बादल की मृत्यु, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? इसका आपको जवाब बताना है। तो काफी चर्चित रचना पंक्तियां हैं यह और आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत से अवतरित यह पंक्तियां हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ पूछा जा रहा है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, जिन्होंने हठ योग का उपदेश दिया था और उस ग्रंथ के अनुसार, जो सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ है हठ योगियों का, उसके अनुसार ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ चंद्र होता है और दोनों का योग ही
हठ योग कहलाता है। गोरखनाथ ने खट चक्रों वाला योग मार्ग भी हिंदी साहित्य में चलाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट प्रश्न है। डी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध पूछा जा रहा है आपसे, और आप जानते हैं कि 1883 ईस्वी में एक मासिक पत्र निकला था ब्राह्मण, जिसका संपादन कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र जी ने प्रारंभ किया था। विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका हिंदी प्रदीप थी। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी थी? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नाम से इनकी पत्रिका थी, बालकृष्ण भट्ट जी की। और भारत मित्र नाम से बाल मुकुंद गुप्त की पत्रिका थी। बाल मुकुंद गुप्त जी की जो पत्रिका थी वह भारत मित्र नाम से थी, भारत मित्र नाम से, जिसका प्रकाशन 1878 ईस्वी से होता है। भारतेंदु पत्रिका राधाचरण गोस्वामी ने प्रारंभ की थी 1883 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या बनेगा? 16वें प्रश्न का राइट आंसर, आप जानते हैं कि इसमें जो है एक रचना है महाप्रस्थान। महाप्रस्थान रचना, जिसका कथानक महाभारत पर आधारित है। महाभारत पर आधारित रचना है यह, और नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है। नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है। डी विकल्प चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए, धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था। पहला ही विकल्प इसका सही नहीं है प्रगतिवाद के संदर्भ में। बाकी सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये विकल्प सही है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहां से किया था? 18वें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया था? और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि 1855 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ था, और इन्होंने 1881 ईस्वी में पत्र निकाला था आनंद कादम्बनी, जिसका प्रकाशन वे मिर्जापुर से करते थे। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि आखिरी चट्टान तक के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब, आखिरी चट्टान तक का रचनाकार पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई यात्रा साहित्य की रचना है यह। 1952 से 53 के बीच वे गोवा से कन्याकुमारी तक यात्रा करते हैं, और उसी यात्रा वृतांत को उन्होंने आखिरी चट्टान नाम दिया है। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 20, माटी की मूर्तें किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, रेखा चित्र विधा की रचना है यह,
और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई रचना विकल्प बी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। लाल तारा, गेहूं और गुलाब भी इनके अन्य रेखा चित्र हैं। 21वां प्रश्न, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट नाटक का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब किशोरी लाल गोस्वामी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? साठोत्तरी कविता के रचनाकार विजय देवनारायण शाही को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कोठरी की बात कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 23, कोठरी की बात इन्हीं की रचना है। इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदमी की डायरी। अज्ञेय विकल्प ए को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न क्षमा करें, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई नहीं है? 24वें प्रश्न का सही जवाब देखिए, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था, यह तीनों कहानियां किसकी हैं? चंद शर्मा गुलेरी की हैं। 1911 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है सुखमय जीवन, 1915 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, जबकि 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, तिलचट्टा नाटक का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 26 में अगर आपने आला अफसर, गुफाएं, संतोला, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, स्तुति जैसी नाटकों के नाटककार किसको, मुद्रा राक्षस को चुना तो बिल्कुल सही जवाब यौन कुंठाओं का प्रतीक है तिलचट्टा। प्रश्न आता है यहां से, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब तो आपको याद होगा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहा है विकल्प सी के साथ, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 28, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर अगर आपने चुन लिया है किसको, मन्नू भंडारी को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। मन्नू भंडारी की यह कहानी है कि यह आत्मकथा है, एक कहानी यह भी। आगे, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में
जो आधुनिक काल है उसको किस अन्य नाम से अभिहित किया है, इसका आपको जवाब बताना है। शुक्ल जी ने लिखा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है और इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। विकल्प 20 का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? 30वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। रामानंद के 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों में कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब मलूक दास को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। प्रश्न संख्या 31, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन फटाफट चयनित करिए। तो आप जानते हैं, देखिए 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। 1900 ईस्वी में। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने थे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? 32वें प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर चयनित करिए। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो आप जानते हैं कानपुर से प्रकाशित होने वाले ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी। तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, इसका आपको जवाब बताना है। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब पथ के साथी। विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब मुर्दहिया का लेखक आपने तुलसी राम को चुना। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर आपने तुलसीराम को चुना, सही जवाब के साथ है। 2010 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। 2010 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। दलित साहित्य की जो पहली आत्मकथा है वह मोहनदास नेमिश्राय द्वारा लिखी गई है। अपने अपने पिंजरे, 1995 ईस्वी की। अपने अपने पिंजरे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक रचना 1997 की है, जूठन, काफी चर्चित रचना है। और तिरस्कृत नाम से सूरजपाल चौहान ने भी लिखा है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण किसने लिखा है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर, प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा इसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा गया जो है, द्वारा लिखा गया यह संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं। क्षमा करें।
प्रश्न संख्या 36, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति। नई कविता की इसमें से प्रमुख प्रवृत्ति आपसे पूछा जा रहा है, तो बौद्धिकता का प्राधान्य रहा है, यथार्थवाद का अतिआग्रह भी रहा है, और कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति भी रही है। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प डी को चुना होगा, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? 37वां प्रश्न का सही जवाब, निषाद बांसुरी ललित निबंध है, और प्रिया नीलकंठी इनका जो निबंध संग्रह 1968 ईस्वी का प्रकाशित है। 1968 ईस्वी का प्रकाशित है। किसके द्वारा लिखा गया है? कुबेर नाथ राय द्वारा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीतिबद्ध परंपरा का कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब, रीतिबद्ध परंपरा का कवि इसमें कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर किसको चुना आपने, और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है मतीराम को, तो विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। आप मतीराम राइट आंसर हो जाएगा इसका। मतीराम जो है यह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसमें आलम और घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी लाल जो हैं यह रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 3 धाराएं हैं। रीत सिद्ध काव्यधारा में बिहारी, वृंद, रसनिधि, सेनापति पजनेश राम सहाय ये लोग आते हैं। वहीं रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, द्विजदेव हैं। तो वहीं रीतिबद्ध काव्य परंपरा में केशव, कृपाराम देव, कुलपति मिश्र, मतीराम, पद्माकर, भिखारी जैसे रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। अगला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब चयनित करिए। नागरिक प्रचारणी की सभा की स्थापना जो है 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी। 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी थे। तो विकल्प इसमें देखिए, श्याम सुंदर दास, इसके बाद राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये लोग थे। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र वर्मा इसमें नहीं थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास के लिए यह प्रशस्ति वचन किसका है? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या बनेगा? कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। धर्मवीर भारती के अंधा युग से अवतरित यह पंक्तियां हैं। विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, अत्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब
आपने अगर सेलेक्ट किया राम नरेश त्रिपाठी जी को, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह सफर था कि मुकाम था। कृति की लेखिका कौन है? वह सफर था कि मुकाम था किस रचनाकार की रचना है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा इदम नमम, अलमा कबूतरी, झूला नट जैसी रचनाओं की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा विकल्प ए को बिल्कुल सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 44वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गलत तथ्य है? इसका आपको जवाब। विकसित और प्रयोग की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, यह कथन सही है। अगला है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, तो देखिए यह विकसित नहीं होती है, अल्प रूप से विकसित होती है, अल्प रूप से। तो विकल्प 20 का सही नहीं है। बाकी बोली दैनंदिनी व्यवहृत होने वाले घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, विभाषा बोली का ही विकसित रूप होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर क्या बनेगा? और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है पंजाबी। आगे, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषा चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। देखिए, हिंदी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपबोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें 18 बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब बाल गंगाधर खेर, सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर आपने किसको चुना? अंग्रेजी को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो भाषा हमेशा जटिलता से सरलता की ओर चलती है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इस देश में हिंदी भाषा लिखने व बोलने में किया जाता है, कौन सा देश है? मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा हिंदी भाषी देश के रूप में मॉरिशस को, तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभाषा एक प्रांत या रिक्त स्थान में क्या होगा? तो उप प्रांत में प्रचलित होती है। रामचरितमानस की भाषा, तो रामचरितमानस की भाषा आपसे पूछा जा रहा है, और आप जानते हैं कि अवधी भाषा का लिखा गया यह तुलसीदास द्वारा चर्चित लोक ग्रंथ है, महाकाव्य की श्रेणी में आने वाला यह ग्रंथ है, विकल्प ए राइट आंसर है। हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? इसका आपको जवाब बताना है। हमीरपुर, झांसी, जालौन, बांदा, महोबा में बोली जाती है कौन सी? बुंदेली, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। राजमती किस काव्य कृति की नायिका है? इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि विसल देव ग्रंथ के रचनाकार को आपने चुना। कौन थे विसल देव के रचनाकार? नरपतनाल जी, तो इसकी यह नायिका है राजमती, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसके रचयिता मीराबाई नहीं है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब। नरसिंह जी का मायरा, राग गीत गोविंद की टीका और राग सोरठा जैसी रचनाओं की रचना करने वाली मीराबाई हैं, लेकिन इसमें प्रेम तत्व निरूपण, विकल्प बी को अगर चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। यह कृष्णदास की रचना है। यह किसकी रचना है? कृष्णदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ
जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने पद्माकर को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, गंगा लहरी जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? भवानी विलास, अष्टयाम और भाव विलास देव की रचनाएं हैं, जबकि कविकुल कल्पतरु यह चिंतामणि की रचना है। किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि सूर समाना चंद में दुम किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब कबीर दास को चुना होगा आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प डी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 60 का सही इसमें आपने अधीन शब्द को चुना, तो बिल्कुल सही। देखिए, आगामी नहीं होता बल्कि आगामी होता है, और केंद्रीय शब्द जो इसमें लिखा गया है यह केंद्रीय बनेगा। इसके बाद दीक्षा, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इसमें केंद्रीय शब्द जो है यह भी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि का अगर विग्रह करेंगे तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास बन रहा है। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद नामदेव की पंक्तियां हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो इसमें जो है देव जानी रानी और राजा ज्ञानदीप की कथा वर्णित है, शेख नबी द्वारा लिखी गई है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब शुक्ल जी को अगर चुन लिया है आपने, तो रामचंद्र शुक्ल बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? और प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब आपने क्या चुना? अर्ध तत्सम, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अरणय शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सुरभोग शब्द यह अमृत का पर्यायवाची है, तो सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। कांतर, विपिन और कानन अरणय जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि अनुपम का पर्यायवाची इसमें से पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब और द्वितीय चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंदों के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं?
प्रश्न संख्या 68 में आपने वर्णित छंदों में जो 3 वर्णों का समूह होता है वह गण कहलाता है। विकल्प ए राइट आंसर है। 8 गण माने जाते हैं। इसके लिए सूत्र बनता है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। य से आपका बनेगा यगण, म से बनेगा मगण, त से तगण, इसी तरह से र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण और श से सगण। इस पर चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब। देखिए, अलंकारों से जो है काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि वे क्या करते हैं, काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार अलंकार के भेद हैं। छंदालंकार विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रज्ञ में उपसर्ग पूछा जा रहा है और आपने प्र चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है और इस प्रश्न का जवाब आपने मान को चुना तो अप में अपमान, अपमान बनेगा शब्द। विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इसमें से किस ग्रंथ में हुआ है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब तैत्तिरेय उपनिषद विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। आगे, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या कहलाता है और जवाब में उद्देश्य आपने विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगाने से भेड़ा बना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारक के भेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 में सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया। वैसे कारकों की संख्या जो है मुख्यतः 6 मानी जाती है संस्कृत में और हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। तो डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्लुत स्वर कौन सा है और दिए गए विकल्पों में विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। इसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि सही है। पूछा जा रहा है कि एक प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है तो डी विकल्प अनुस्वार संधि को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 79 में अगर आपने 5 चुन लिया तो राइट आंसर है विकल्प डी। देखिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है और आप जानते हैं इसमें तेल शब्द जो है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। बाकी दर्शन, प्राण और होठ ये सदैव बहुवचन होते हैं। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लें आपसे विदा। उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।